हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नीट यूजी के एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करेंगे, प्रिपरेशन को और भी मजबूत करेंगे, बट ओनली थ्रू क्वेश्चंस। इस चैनल पे आपको मिलेंगे अनलिमिटेड क्वेश्चंस ऑफ एनी सब्जेक्ट। अनलिमिटेड का मतलब हुआ बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और अभी तक की बात अगर मैं करूँ तो उसी कंटिन्यूएशन में चलना चाहता हूँ मैं। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने जितने भी मॉडल स्लाइड्स थी वो कर ली, 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के देख चुके हैं। अब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो कितने रिलेवेंट है हमारे प्रिपरेशन के, उसको भी चेक करने के लिए हम आज करेंगे PYQs। और PYQs अभी एक हो जाएगा और शाम को एक और होगा, और कल एक एम्स का PYQ होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कल तक मैंने जितना कराया है सब लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की हुई होगी, पीडीएफ को चेक किया होगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और इसी तरीके से करते रहिएगा। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इजी वे में एग्जाम को अपीयर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का पीवाईक्यू सेशन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। और वो इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं? वो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अपनी प्रिपरेशन को बेटर वे में करने के लिए आपकी हेल्प करूंगा मैं, शुभम श्रीवास्तव। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से कर रखा है, केमिस्ट्री में ही। मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है केमिकल साइंसेज में, नेट में। और मुझे 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का। तो आई होप मैं आपकी भी अच्छी हेल्प कर पाऊंगा। और साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी इंडिया का सबसे अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो अपनी प्रिपरेशन को और बेटर वे में करने के लिए आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेड सब्सक्रिप्शन को लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपके असेसमेंट के लिए लाइव टेस्ट और क्विजेस हैं। और कहीं गलती से अगर आप भूल जाते हैं किसी भी लेक्चर को अटेंड करना, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं, और आप किसी किसी भी एजुकेटर के वीडियो को उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसका सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है वो बहुत ही कम है। आप देख रहे हैं, आप अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 32,400 देने हैं। बस आपको करना क्या होगा, आप सब्सक्रिप्शन जब भी लीजिए तो आप मेरे कोड SHUBH को यूज़ कीजिए, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ज़रूर जाइए सब्सक्रिप्शन के लिए और मेरे कोड को यूज़ कीजिए। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना PYQs का पहला सेशन। पहला सेशन क्योंकि अभी हम और भी सेशंस करेंगे, ठीक है। PYQs के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऋषिका स्पेशल क्लासेस हम करेंगे, कल परसों में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ ज़रूर आइएगा, है ना। मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प मैं कर सकूँ इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर करूँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है नीट 2019। इस शीट के डिस्कशन के दौरान आप पाइएगा कि मैंने जो प्रीवियस शीट्स कराई हैं वो बहुत आपको हेल्प करेंगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप वहां से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये क्या कर रहा है, 4D 5P 5F 6P orbitals are arranged in the order of decreasing energy. The correct option is, तो भाई हमारे पास यहाँ पर करने के लिए हमने क्या बोला था, N+L रूल यूज करके ये हो जाएगा बड़े आराम से। अब अगर मैं 4D की बात करूं तो 4D का कितना हो जाएगा, 4+2 = 6। और 5P की अगर मैं बात करूं तो 5P भी कितना हो जाएगा, 5+1 = 6। और 5F की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 5+3 = 8। और अगर मैं बात करता हूँ 6P की तो ये हो जाएगा 6+1 = 7। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, अब 6 वाले की किसी की होगी, तो इसमें 4D की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इसकी N वैल्यू भी कम है। तो सबसे कम होगा 4D, फिर होगा 5P, फिर होगा 6P, और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी आपकी 5F की। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा इसमें। जितने लोगों ने मेरे प्रीवियस शीट्स वगैरह किए हुए हैं वो सब लोग ये समझ पा रहे होंगे, बहुत ईजी है ये, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, ओके। क्योंकि 5F का N+L वैल्यू आपका 8 आता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। तो भाई कल इस पे देखिए इसी टाइम पे बात हुई थी, शायद ऋषिका ने ही बोला था कि वो, और उस टाइम मैं मिस कर गया था कि विजिबल और यूवी का बात हो रहा था, तो यूवी मैंने बता दिया था, बामर बामर लाइन होती है जो विजिबल में आती है, तो इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इज। तो नोड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर नोड्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, और ये दो कौन कौन से होते हैं, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड की वैल्यू होती है n माइनस एल माइनस वन और एंगुलर नोड की वैल्यू होती है l, जहां पर n प्रिंसिपल है, l एजीमुथल है, l यहां पर एजीमुथल है। तो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे भाई, रेडियल प्लस एंगुलर, ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, टोटल नोड्स n माइनस वन होते हैं। अब कह रहा है ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स, मतलब द गिवन ऑर्बिटल हैज l वैल्यू 3, l वैल्यू 3 किसका होता है, f का होता है, और टोटल नोड्स n माइनस वन मतलब 3 दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, द ऑर्बिटल विल बी 4f, ठीक है, तो 4f है, तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, तो कह रहा है द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू जीरो। ये कल हमने डिस्कस किया था कि वो केवल एल वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो एस है तो एल होगा और वो हमेशा जीरो होगा, ये बिल्कुल सही है। एन ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाई 3 क्वांटम नंबर्स वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजिग्नेटेड बाई 4 क्वांटम नंबर्स। बिल्कुल, आप जब ऑर्बिटल की बात करते हो तो आपको एल, एम और एन की जरूरत होती है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो आपको यह भी बताना होता है किस शेल में है, किस सब शेल में है, और साथ ही साथ किस ऑर्बिटल में है और उसकी स्पिन क्या है। तो चारों चीजें, इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए होती है, ऑर्बिटल के लिए केवल एन, एल और एम चाहिए होता है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, भाई ये तो सही है, ये भी सही है, लेकिन यहां पर देखो इसने हंट रूल को वायलेट कर दिया है, तो यानी कि ये चीज सही नहीं है, और ये चीज अगर सही नहीं है तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, मतलब कि द स्टेटमेंट गिवन इन सी ऑप्शन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, मीन सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। एंड द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज जीरो, ये भी सही है, ये आपको किताब में मिल जाएगा, तो अपना सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, है ना। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अभी मैं बताता हूं कि ये कैसे सही है, इसको अभी डिस्कस करता हूं मैं। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। बिल्कुल सही, हंट रूल का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह की बात करते बताते हैं ना, तो वही चीज ये बोल रहा है, यानी कि सही बोल रहा है। अब कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो कल ही मैंने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन लाइक एटम या फिर किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में केवल n रूल फॉलो होता है, तो n रूल फॉलो होता है, तो इसमें 2s और 2p क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यहां कम ज्यादा नहीं होता है, तो मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So if this statement is wrong means this option is correct, ठीक है, और डी ब्रॉय वेवलेंथ एकदम सही दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि ये यार क्यों हमने ये लिखा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। ये दोनों बातें सेम हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम हैं। सेम कैसे हैं इसको मैं अपने चैनल पे डिस्कस करूंगा, तो आप लोग स्पेशल क्लासेस पे और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आइए, मैं ये डिराइव करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे आया। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अपना अगला प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। तो सारे आंसर सी नहीं आएंगे, आप देखिए तो अभी, ठीक है, शुरू में रहे होंगे 2-3,
सेट वैसे हुआ है तो मैं क्या करूं? देखो n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू, मतलब ये 3p सबशेल है। तो बहुत लोग बोल देंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन गलत होगा। मैंने कल ही बोला कि यहाँ क्या टर्म यूज कर दिया, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल चाहे वो कोई भी हो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर पाता है। तो अगर ऑर्बिटल बोल रहा है तो ऑप्शन आपका ये ए करेक्ट होगा। क्यों? अब तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां अगर बोलता कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द सबशेल फॉर विच n इज इक्वल टू 3, तब होता है आंसर 6, लेकिन यहां बोला ऑर्बिटल, तो जब यह ऑर्बिटल बोल रहा है तो केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमको करने हैं, ठीक है। जितने प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करके जाओगे तुम अपने आप को एग्जामिनेशन हॉल में उतना ही कंफर्टेबल पाओगे, ठीक है। अब जैसे ये प्रॉब्लम तुमने कर दी तो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है और तुम जाते ही ये तुरंत कर सकते हो, तुम्हारा समय वहां पर व्यर्थ नहीं होगा। लेकिन मान लो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत कुछ जानते हो, और वहां जाके तुमको ये चीज सोचना पड़ रहा है तो तुम्हारा समय खराब होगा वहां पर। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जामिनेशन में जब भी आप जाइए खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए, तो वो चीज आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे वे में मिलेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि हर चैप्टर का आपको 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन करा दूं तो बहुत हो जाएगा, दैट विल बी मोर देन एनफ। मतलब इतना जान लो, अगर पूरी केमिस्ट्री में तुम 3000 से 3500 सवाल कर लेते हो ना एग्जाम से पहले, तो मतलब ये गारंटी है कि तुम 90% से तो ऊपर लाओगे ही लाओगे, ठीक है। तो इतना टारगेट बना के चला करो। पर सब्जेक्ट तुम 3 साढ़े 3 हजार क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो बढ़िया क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि बार बार यार ना, बार बार वही चीज रिवाइज करना बोरिंग हो जाता है। तो रिवीजन का बेस्ट वे होता है क्वेश्चंस, ठीक है। खूब सारे क्वेश्चन उठाओ और एकदम तैयारी कर डालो, कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हारे नंबर आने से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाला समझ आ गया होगा, यहाँ पे एकदम दिमाग खुला रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? तो अब along the axis इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, शेप ऑफ d orbitals पता होने चाहिए, ठीक है। और शेप ऑफ d orbital हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके मेरे जो पीडीएफ्स हैं उनको जाके या तो टेलीग्राम पे देख लीजिए या तो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लीजिए, ये मैं कराया जा चुका है आप लोगों को। अब जैसे डी एक्स जेड है, ये अलोंग द एक्सिस नहीं होता, लेकिन ये अलोंग द एक्सिस होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। डी एक्स जेड ये अलोंग द एक्सिस नहीं होता है, ये भी अलोंग द एक्सिस नहीं होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के अलोंग, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये प्लेन में होता है, ठीक है, और ये एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो आप जाके एक बार शेप देख सकते हैं, शेप से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से, जैसे नोड वगैरह की बात होती है, वो बहुत क्लैरिटी आ जाती है जब आप ऑर्बिटल के शेप को प्रॉपरली जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अपना अगला प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाई, भैया ऑर्बिटल होता है एक खाना, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो, मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करता हूँ, ये वाला, ठीक है, इसके लिए n वैल्यू मान लो कुछ होती है, l वैल्यू कुछ होती है, m वैल्यू कुछ होती है, हाफ होती है इसकी इस पे, है ना। वहीं अगर दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को देखें तो इसके लिए भी n वैल्यू यही होगी जो इसकी होगी, इसके लिए भी l वैल्यू वही होगी जो इसकी होगी, इसके लिए भी m वैल्यू सेम होगी, बस ये क्या हो जाता है, माइनस हाफ हो जाता है। तो मतलब ये एक दूसरे से अलग किस रिस्पेक्ट में है, स्पिन क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में सेम ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अलग होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्पिन्स, ठीक है। तो स्पिन के हिसाब से अलग होंगे, तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर is the quantum number which distinguishes 2 electrons residing in the same orbital, ओके, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो हम लोग कौन बनेगा करोड़पति खेलने लग रहा है ना ठीक है, करोड़पति मत बनो, डॉक्टर बन जाओ यार। इस समय देख रहे हो ना, कोरोना चल रहा है और कितने हेल्थ वर्कर्स की कमी है, तो एक इंस्पिरेशन के साथ मतलब तैयारी करो। मतलब तैयारी करने के लिए ना कुछ मोटिवेशन होने चाहिए, और वो मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए भाई ये होता है कि मुझे ये बनना ही है, कुछ लोगों के लिए होता है मुझे सोसाइटी की हेल्प करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट अगर वो डॉक्टर बने तो वो एक वैल्यू ऐड करें समाज में,
ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये केवल वो वाला डॉक्टर ना बने जो ऑपरेशन करके पैसा निकालना चाहता हो। मैं चाहता हूँ तुम लोग ऐसे डॉक्टर बनो जो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में पॉजिटिविटी फैला सके। कोरोना पॉजिटिविटी नहीं, उसको तो घटाना है, अच्छे वे में, ठीक है। लोग तुमको प्यार करें, ऐसा डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो वो मोटिवेशन रखो कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मैं 4 लोगों को, तुम्हारे सामने कोई रोता हुआ आएगा उसको हंसा करके या खुश करके भेज दोगे, उसके दर्द को तुम हर लोगे। इससे बड़ा क्या हो सकता है। भगवान, वो बोलता है ना अपुन ही भगवान है, तो डॉक्टर ही भगवान होता है। तो इट्स माय प्रिविलेज कि मैं आप जैसे होने वाले डॉक्टर लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बस ये चाहता हूँ अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे कॉलेज में जाओ और अच्छे वैल्यूज के साथ जाओ। चलो ठीक है, वो सब तो चलता रहेगा। बनोगे तुम लोग, अगर जो मेहनत करेगा वो बनेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो नहीं बनेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया हुआ है, ठीक है। अभी किया है n प्लस एल वैल्यू। इसको खुद से एक बार करके आप सब लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोग खुद से करिए इसको, क्योंकि इस तरीके के बहुत क्वेश्चन मैंने करा दिए। करना क्या है मैं बता दे रहा हूँ, n प्लस एल वैल्यू देखनी है, अगर ये सेम है तो n वैल्यू देखनी है, बस इतने के बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। खुद से करिए इसको। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। The number of d electrons in Fe2 plus is not equal to the number of electrons in which one of the following। तो भैया आयरन 2 प्लस का कन्फिग्रेशन होता क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 क्योंकि 2 प्लस है और 3d6। तो यहाँ पर d इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो इसमें पता होना चाहिए ना, इसमें d इलेक्ट्रॉन है कितने, 6। तो आओ देखते हैं d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, इसमें भी 6 ही होंगे क्योंकि Fe में बस ये 2 हो जाएगा, है ना। p इलेक्ट्रॉन्स इन Ni, नियॉन है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p6। इसमें भी p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 ही है, ठीक है। s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 ही है। और p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो 5 6 11, यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो यानी कि इसमें p इलेक्ट्रॉन 6 नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि इसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उतने p इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जितने d इलेक्ट्रॉन्स Fe2+ में होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही ऋषिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, तो मैंने बोला था ना कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली और एल वैल्यू, ठीक है। और एल वैल्यू पे किस तरीके से डिपेंड करता है, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस। एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है, 2 होती है, 2 प्लस 1 एच क्रॉस। ये आ जाएगा अंडर रूट 6 एच अपॉन 2 पाई। तो सॉल्व कर सकते हैं ना, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। ये ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा, ये एच क्रॉस है, एच क्रॉस है सारे, ठीक है। ऑप्शन सही कर लीजिएगा, एच क्रॉस है तो 6 अंडर रूट 6 एच क्रॉस आएगा, ठीक है। इसी को अंडर रूट 6 एच क्रॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सी आपका। मैंने बताया था एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। भाई n वैल्यू 3 है, l वैल्यू 1 है ना, l वैल्यू 1 और ml वैल्यू, तो भैया l वैल्यू 1 होने का मतलब हो गया ये 3p ऑर्बिटल है, 3p सबशेल है। अब 3p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, है ना, और एक के लिए होता है +1 -1 या +1 कह लो, 0 और -1, ठीक है। तो ये केवल और केवल एक ऑर्बिटल हो सकता है। देखो बाकी सब में क्या चेंज हो जा रहा है, ml वैल्यू बदल जा रही है ना,
तो यानी कि केवल और केवल एक ऑर्बिटल होगा जो इन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भैया, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और यार देखो, मेरी स्पेशल क्लासेस अब होने वाली हैं, 1-2 दिन में होंगी, तो आप लोग वहां भी विजिट करते रहिएगा। वहां मैं थोड़ा डिटेल में ले जाना चाहूंगा। कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेडिकल वाले बच्चे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मैं जनरल जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लोगों को ईगो पे ले जाने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे बोल रहे हैं, मुझे नहीं आता है। भाई सीखने आए हो सब लोग, ठीक है। तो जितना भी सीख सकते हो सीखो, है ना। तो वहां में कुछ एक ऐसी चीजें जैसे जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, एन फैक्टर कैलकुलेशन हो गया, रिएक्शंस का एन फैक्टर कैलकुलेशन, लाइक डिस्प्रोपोर्शनेशन वगैरह का, ये सब मैं वहां डिस्कस करूंगा। पीएच की जो थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वहां डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम तो डिस्कस करूंगा ही, पहले मैं थ्योरी वगैरह पढ़ाऊंगा। तो आप लोग विजिट करते रहिएगा अनअकैडमी वाले सब्सक्रिप्शन वाले प्लेटफॉर्म को। सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म तो मान लो जो लोग पेड होंगे वही जाएंगे। स्पेशल क्लासेस भी आप लोग अटेंड कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है किसी का। और प्लीज मेरा कोड लगा के सब्सक्राइब कीजिए जब भी कीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। हाँ, इक्विलिब्रियम पे क्लास लूंगा यार, मैंने टाइम टेबल बना लिया है। मेरे पास पूरा शेड्यूल मौजूद है, उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। बशर्ते अभी जब ये खत्म होगा मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना पसंद करूंगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर का तुमको आइडिया लग जाएगा। स्ट्रक्चर के बेसिस पे तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह क्लियर हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें वहीं से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं थर्मो पे चलूंगा, थर्मो के बाद हम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि वाई आई एम डिस्कसिंग थर्मोडायनेमिक्स बिफोर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसका रीजन है, वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो मैं सारा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, 150 क्वेश्चन हैं, तो कोई कुछ बचेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं तुम्हारा। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, प्लांक कांस्टेंट वगैरह दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन तुम्हारी अलर्टनेस को चेक कर रहा है ना। कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं है ये। अलर्टनेस क्या कि तुम कितना यूनिट्स वगैरह को लेके कॉन्शियस हो, है ना। अब जैसे ये देखो वेवलेंथ दे दिया 45 नैनोमीटर दे दिया है, लेकिन पूछा किसमें, जूल में है, मतलब एमकेएस में पूछ रहा है और तुमको दिया किसी और यूनिट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू कि लैम्डा इज इक्वल टू 45 नैनोमीटर लिखा हुआ है, तो भैया सावधानी के लिए सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर्स में, बस हो गया काम, और कुछ करना ही नहीं है। अब अगर कोई भी वेवलेंथ का आपको लाइट दिया हुआ है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा, बस बाकी सब कुछ दिया हुआ है आपको एकदम नॉर्मल टर्म्स में। तो ये हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, है ना। और सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये वाला रख दो जो कन्वर्टेड वाला है, 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 45 इंटू, ये ऊपर गया तो ये 17 हो गया, और ये 10 टू द पावर माइनस 17, इतना जूल आ रहा है। इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप लोग, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। और ये देखो यहाँ ये चीज यूनिट गलत दे रखी है, ये मीटर पर सेकंड होगा भाई, वेलोसिटी है। तो जरा ये कैलकुलेट करके सब लोग चेक करना। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्या आ रहा है। 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आ रहा है 0.442, तो 0.442 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। बिल्कुल डी आ रहा है, सही है, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, लेकिन पूछा है मेडिकल में, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि इजी मॉडरेट सब पूछा जाता है, तो किसी चीज को हवा में लेके मत चले जाना कि ये तो इजी है, ये तो मैं कर ही लूंगा ना। छोटी से छोटी चीज का प्रैक्टिस करके जाइए आप, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो बोल रहा है बी टू प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, तो भैया बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 2s2 होता है। तो B2+ का कितना हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है आओ देख लेते हैं। इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन है ना। लिथियम 3 में से एक गया 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब तो बड़े बड़े लोग हैं, है ना। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
एकदम सही ऑप्शन बी ऑप्शन है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप लोग तब तक क्वेश्चन देखिए। देखो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स गिवन इज 3, 1 एंड -1। तो भैया जब m आ जा रहा है ना, स्पेसिफाई m को कर दिया जा रहा है, मतलब दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ऑर्बिटल, है ना। m तक स्पेसिफाई कर देने का मतलब हुआ ना ऑर्बिटल। अगर s भी स्पेसिफाई करते तक मतलब वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा होता। तो यहाँ ये ऑर्बिटल की बात कर रहा है। और मैंने बहुत बार इस बात पे जोर देते हुए बोला है कि किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो 3d हो, 4f हो, 1s हो, है ना, 7p हो, अगर वो ऑर्बिटल बोल रखा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होते हैं, उससे एक न ज्यादा एक न कम। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। इसका ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। और बहुत लोग गलती क्या करके आएंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 3p बोल देंगे उसको। 3p बोल देंगे तो बोल देंगे 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और वो पक्का ऑप्शन में दिया होगा, जो भी करके आएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, सो 2 विल बी द आंसर। ओके, हाँ, पैराशूट एकदम खोल के रखना है, वरना गिरोगे तो फिर दांत दांत क्या टूटेगा, जान ही चली जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है भैया ये? हाँ, बेस्ड ऑन इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दिया भैया, हाँ, एनर्जी का। सर्टेन कंक्लूजन्स आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। भाई देखो कल मुझसे गलती हुई थी नॉट करेक्ट वाला देखने में, मेरा ही पैराशूट खुला नहीं था, है ना। तो आप लोग देखिएगा नॉट करेक्ट। देखो, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। बिल्कुल करते हैं हम लोग, डेल्टा ही निकालते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी दैन it does for n is equal to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest allowed orbital। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, न्यूक्लियस से दूर जाते हो, न्यूक्लियस से दूर जाते हो, तो बाइंडिंग एनर्जी तो कम होती जाती है ना। और आप वैल्यू भी रखो तो देखो वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि आसानी से निकाला जा सकता है। सही बोल रहा है। तो बोल रहा है लार्जर द वैल्यू ऑफ n द लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस। एकदम सही बोल रहा है। ये देखो क्या कह रहा है, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन्स वेयर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये गलत स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा मतलब कि ये नॉट करेक्ट है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मतलब वो बोलते हैं ना, मिरिंडा का पहले प्रचार आता था ना, जोर का झटका, क्या बोलते हो, कुछ था ऐसे कि जोर का झटका धीरे से लगे। तो वैसा ही कुछ है ये, है ना कि धीरे धीरे में ये गलत हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दीबाजी में। देखो क्या कह रहा है, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, सॉरी, वो दूसरा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ प्लैंक कांस्टेंट दे दिया है। अब कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज इतना नैनोमीटर पर सेकंड, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम। ये तो सीधा सीधा इससे हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लैम्डा होता है, बस यही लगा देना है। तो न्यू तुमको दे रखा है कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर 15। C नैनोमीटर में दे रखा है, यहाँ कुछ करना था नहीं। ठीक है, 17 डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो लैम्डा तुम्हारा आ जाएगा 50 नैनोमीटर, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, C बाई लैम्डा लगाना है हम लोगों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर। तो भाई आपका जो F ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, ये जब आप उसको पढ़ोगे तो ये बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, और ये हमको याद रखना पड़ता है एक्चुअली कि 57 से लेकर के 71 के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये एक तो एक्टिनॉइड लैंथेनॉइड सीरीज का भी और एक्टिनॉइड सीरीज का भी बहुत ध्यान रखना होता है कि 89 से लेके 103 तक क्या चल रहा है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन था, और ये जिसको याद होगा उसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये अब बहुत लोग जानते हो क्या करने लगते हैं, गलती क्या होती है यहाँ पर।
गलती ये करने लगते हैं कि 64 एटॉमिक नंबर ले लिया और अब हंड रूल लगा के वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना शुरू कर देते हैं, तो वहां गलत हो जाएगा। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये थोड़े बहुत याद रखने पड़ते हैं, तो ये प्लीज याद रखिएगा। इसका ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था वो ये है, देखो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब। अब ये चीज जिसने ध्यान दी हुई होगी वो तो कर लेगा सही, जो नहीं यहाँ पर स्किप कर जाएगा कि भाई ब्रैकेट में लिखा छोड़ दो तो वो गलत हो जाएगा। इस गिवन एज h इज इक्वल टू इतने अर्क्स में दिया ही हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और ध्यान रखना कि यहाँ वोगैड्रो नंबर भी दिया हुआ है। तो अब देखो आपको अगर क्या बोलते हैं, arcs is given as according to the law of photochemical the energy absorbed in arcs per mole, arcs per mole, ठीक है। तो आप इसमें क्या करिएगा, एक पर मोल का मतलब हुआ, पर मोल का मतलब फॉर यू हैव टू कैलकुलेट इट फॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर -23, नहीं ये गलत दे रखा है, 23 है, 23 पर मोल होता है। ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के लिए निकालना है। तो आप एक के लिए एनर्जी निकालिए, ठीक है, फिर इसके बाद आपको 1 मोल के लिए निकालना है। तो लेट अस एज्यूम वेवलेंथ इज लैम्डा। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तो वेवलेंथ अगर लैम्डा हुई तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, hc बाई लैम्डा, और hc की वैल्यू आपको रखिए, इसलिए एनर्जी पर मोल कितनी हो जाएगी, पर मोल का मतलब आपको ये करना पड़ेगा NaHc बाई लैम्डा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, पुट करने पर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख ही लेते हैं क्या आता है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, h की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -27, और c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई लैम्डा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है 33, और ये आ जा रहा है 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो 6 इंटू 6.63 इंटू 3, ये इतना आ रहा है। ठीक है, और ये सॉल्व करने पे करीब करीब आएगा तुम्हारा 1.19 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई लैम्डा के आसपास आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। आप लोग एक बार आंसर चेक भी कर लीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो h जो है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 होता है, लेकिन वो जूल्स में होता है ना। ठीक है, और यहाँ पे ये किस में दिया हुआ है, अर्ग्स में दिया हुआ है। तो अर्ग्स में जब भी आपको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना होता है तो आप 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करते हो ना, यूनिट एंड डायमेंशन जाके चेक करो। ठीक है, तो इसलिए जब अर्ग्स में दिया हुआ है 10 टू द पावर -27 होगा, कोई गलत नहीं है, एकदम सही है। समझ आया। अब देखो ये फिर से अब की बार बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। तो अब की बार ऑर्बिटल नहीं बोला है, सब शेल बोला है, और L वैल्यू 3 है, N वैल्यू 4 है, तो यानी कि 4f है, और कोई भी f सब शेल होगी तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, देख रहे हो ये कितने इजी कंसेप्ट होते हैं और कितनी बार पूछे हुए हैं, है ना। अभी मैं 2019 से लेकर के 2012 के पेपर पे पहुंचा हूं और कम से कम 3 बार इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, 3 से 4 बार, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम इज। ठीक है, तो रुबिडियम का ये दिया हुआ है 37। ठीक है, 37 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक 30 हो गया, 4p6 और 5s1 होता है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
तो मतलब कि तुम्हारा ये हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5s1 है। अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s1 है तो इसके लिए n वैल्यू कितनी हो गई, दिख रहा है 5 हो गई है ना। l वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। l वैल्यू 0 है तो ml वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 0 हो गई। और एक ही इलेक्ट्रॉन है, अप स्पिन है, यानी कि s क्या हो गया, प्लस हाफ हो गया। तो क्या आएगा अपना आंसर 5 0 0 एंड प्लस हाफ। और ये हमको कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। सो इसका मतलब ये करेक्ट होगा। इस तरीके की बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर चुकी है। तो प्लीज एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन तो गलत मत करके आना, वरना सर पटक लेना घर आके, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन गलत करके आते हो तो सिलेक्शन तो एकदम नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो सब लोग करके आएंगे, सही है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो कह रहा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे हमने कई बार बात कर ली है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली एल। और किस तरीके से डिपेंड करता है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस, है ना। तो अब p इलेक्ट्रॉन है भैया, तो p इलेक्ट्रॉन का मतलब l वैल्यू 1 हो गई। l वैल्यू 1 होने का मतलब ये अंडर रूट 2 हो गया, है ना। 1 रखोगे तो ये अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 एच क्रॉस, और इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई। तो एच अपॉन अंडर रूट 2 पाई हमको ए ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। इस तरीके का क्वेश्चन शायद मैंने जो पिछले 4 सीरीज कराई हैं उनमें था। तो फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब n इज इक्वल टू 4 हो गया। n इज इक्वल टू 4 का मतलब l वैल्यू क्या क्या अलाउड हुई, 0 1 2 और 3। 0 का मतलब एक s p d f रहेगा। और सब में कितने ऑर्बिटल होते हैं, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल होता है, और इसमें कितना ऑर्बिटल होता है, 7 ऑर्बिटल होता है। तो 7 + 5 = 12 + 3 = 15 + 1 16। तो यानी कि 16 ऑर्बिटल होंगे n = 4 के लिए। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। समझ आ रहा है सबको, बिल्कुल समझ आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट यूजी में आते हैं, ठीक है। और नासा से नहीं आता क्वेश्चन, यहीं आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पकड़ के बनाए जाते हैं सारे, ठीक है। तो कितना कोई घुमा सकेगा। जब आप क्वेश्चन ही सारे जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं सब कर ले जाओगे तो फिर कुछ नहीं बचता, ठीक है। और अभी जैसे हमने 4 सीरीज की, तो जब ये कर रहे हैं तो बहुत ईजी लग रहा है। देखो हमने करीब करीब इसमें 19 लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने 6 क्वेश्चन और किए, कम से कम 25 to 26 क्वेश्चन हमने निकाल दिए केवल 30 से 35 मिनट के टाइम में, ठीक है। तो ये होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जब हो जाती है तो हम बहुत तेजी से पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस में। चलो आगे देखो, कह रहा है कि द एनर्जीज E1 एंड E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively, then the relation between their wavelengths lambda 1 lambda 2 will be। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। किस पे लगेगा, E = sc/लैम्डा पे लगेगा, समझे ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो E1/E2 जो आएगा वो लैम्डा 2/लैम्डा 1 आ जाएगा, है ना। इतना कैलकुलेशन सब लोग जानते हो। तो E1 अगर हम देखें तो 25 है और E2 50 है। ये हो जाएगा लैम्डा 2/लैम्डा 1, ये हो जाएगा 1/2 लैम्डा 2/लैम्डा 1। तो यानी कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, if n is equal to 6 the correct sequence of filling of electrons will be, so follow n plus l rule, ठीक है। रिवाइज अबव प्रिंसिपल, आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो n-2f की होगी, फिर n-1d की होगी, फिर np की होगी, है ना। यहाँ पे बीच में ऐसे लगा दो, np की होगी, और सबसे कम ns की होगी। आप n plus l रूल लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सीधा सीधा n plus l रूल पे दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था ये। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा है एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। देखो यार, ns है, np है, n-1d है, और n-2f है। तो भाई l वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो n प्लस l वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी n आएगी, इसकी n+1 आएगी, इसकी n-1d की, इसकी भी कितनी आएगी, n+1 ही आएगी, ठीक है। और
फिर इसके बाद एक सेकेंड, करेक्ट फिलिंग का ऑर्डर कुछ होगा, इधर से इधर जाएगा, सही है सही है सही है। और इसका अगर देखा जाए तो इसका भी n+1 आएगा, ठीक है। तो आप n+l रूल को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक सेकंड, कुछ गलती हुई है यहाँ पर, लेट मी चेक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरना चाहिए, ns में भरना चाहिए, है ना। ns में तो ns में सबसे पहले जाएगा, लेकिन फिर n-2f में जाएगा, सॉरी n वैल्यू इसकी कम है ना, ठीक है। तो ये फिलिंग ऑर्डर होगा, सॉरी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, 21 का ए होगा। एक बार चेक कर लेना सब लोग, वही जो बताया हूँ उसी को इम्प्लाई करके ये आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी which of the following transitions in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon। लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की बात कर रहा है। तो मैंने बोला था ना जी, जब ट्रांजिशन होते हैं तो ये गैप जिनके बीच ट्रांजिशन होता है, वो गैप जितना ज्यादा होगा, आपके ट्रांजिशन वाले फोटोन की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो लीस्ट पूछा है, तो गैप जितना कम होगा वो उतना ही लीस्ट होगा। इसमें देखो 5 का गैप है, इसमें देखा जाए 1 का गैप है, इसमें भी देखा जाए तो 1 का ही गैप है, और इसमें देखा जाए तो 2 का गैप है। तो अब तो आंसर आ रहा है सर ये 2 और 5 वाला तो नहीं होगा, क्योंकि 1 गैप सबसे कम है। तो अब ये दोनों सही होगा क्या, बिल्कुल नहीं। आप ये देखो, जब आप बात करते हो, एक चीज और मैंने बताई थी कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, जैसे ये 1 है, फिर ये मान लो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, ठीक है, और फिर 6 है। एक्चुअल सिनारियो ये होता है कि जैसे जैसे हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं, उनके बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है। तो अब ये देखो, जो तुम्हारा 5 to 4 है ये गैप, और 6 to 5 है ये गैप, तो दोनों गैप में छोटा कौन होगा, 6 to 5 गैप विल बी स्मॉलर। 6 to 5 एनर्जी गैप विल बी स्मॉलर। फाइव टू फोर, तो इसलिए लीस्ट कहां से होगा, 6 to 5 से जो फोटोन निकलेगा वो लीस्ट होगा। समझ आ रही बात। और अगर इस तरीके की चीजों में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप चुपचाप ये फॉर्मूला लगा दिया कीजिए, RH/Z² 1/n1² - 1/n2², इससे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्गर है, आप अगर ये याद रहता तो ये तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या है, कह रहा है कि 0.66 किलोग्राम, किलोग्राम मतलब MKS में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया था, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर्स का मैंने ये वाला सीरीज डाला हुआ है यूट्यूब पे, इस बात की गारंटी है कि अगर आप उन सारी सीरीज के वीडियोस को ध्यान से देख के, और जो मैंने PDF टेलीग्राम पे शेयर किया है उसको स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करके प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को दोबारा ये चैप्टर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्या करिए, वीडियो देखिए और PDF वहां से डाउनलोड कीजिए, एकदम सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं। देखो मास दे दिया कितना, 0.66 है जी, और वेलोसिटी दे दिया है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि कितना एसोसिएटेड वेवलेंथ होगा। तो भैया लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p होता है। तो h का वैल्यू 6.6 × 10⁻34 है ही, डिवाइडेड बाई m कितना दे रखा है 0.66, और v कितना दे रखा है 100। लो काम हो गया ये तो, ठीक है भाई। ये 10 टाइम्स चला जाएगा, 10⁻34 डिवाइडेड बाई 100, ये गया तो 10⁻35 मीटर आ रहा है, 10⁻35 मीटर।
तो फिर से ऑप्शन सी ही करेक्ट हो रहा है इस बार भी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बताने से पहले यार एक चीज देखो, मैं बताना भूल गया था तुम लोग को कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें वे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम वाला लिंक तो मिल ही जाएगा। उसके साथ ही साथ आप लोगों का एक फीडबैक फॉर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे फैकल्टी फीडबैक फॉर्म भी दिया हुआ है। तो अब अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो अगर आप फीडबैक वहाँ पर दे देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इट विल बी अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। तो प्लीज़ आप लोग उसको जरूर करिएगा। और साथ ही साथ मैं, अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फीडबैक फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो मैं फीडबैक फॉर्म आप लोगों को टेलीग्राम वाले चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के, अपना जो कीमती समय है उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के प्लीज़ वहाँ पर कुछ उसको फिलअप कर दीजिएगा जरूर से। ठीक है, तो वीडियो के अंत में भी मैं एक बार बात कर लूँगा। और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटॉमिक नंबर इज ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो कल हमने बोला था कि अगर कोई सबशेल है, हर एक सबशेल का क्या होता है, कुछ एल वैल्यू होता है। और एल वैल्यू के बेसिस पे एम एल क्या क्या होता है, माइनस एल से या प्लस एल से माइनस एल तक होता है। और एम एल वैल्यूज ऑर्बिटल को बताती है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या आ जाता है, 2l+1 आ जाता है। ये हमने कल बात की थी। एंड ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास कोई एल वैल्यू वाली चीज है तो उसमें 2l+1 ऑर्बिटल होंगे और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भैया, डबल कर दो ना। डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4l+2 हो जाएगा। तो 4l+2, बहुत ही सिंपल, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं पिछले 4 क्लासेस में इस चीज को। ठीक है, और वो डिस्कशन क्या हुआ करता था, क्या डिस्कशन किया था हमने कि भैया जो डेफिनेशन है उसी के बेसिस पे चलो, बस काम हो जाएगा। आपको एन वैल्यू का लिमिट पता होना चाहिए, एल का लिमिट, एम का लिमिट। भाई अगर एन वैल्यू 5 है ना, देखो फिर से वही बोल रहा हूँ, पैराशूट ओपन रखना है, नॉट परमिसिबल पूछा है ना। कल कुछ गलती हुई थी इसी के चलते। देखो एन वैल्यू क्या है, 5 दे रखी है। तो एल वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी, 0 से लेके 4 तक पॉसिबल होगी। तो 3 आता है उसमें। एल वैल्यू अगर 3 है तो एम वैल्यू -3 से +3 तक पॉसिबल है, 0 बीच में आता है, और एस वैल्यू प्लस आप, यानी कि ये परमिसिबल है। एन वैल्यू अगर 3 दी हुई है, ठीक है, तो एल वैल्यू क्या होगी, 2 तक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर एल वैल्यू 2 है तो ये m-3 नहीं हो सकता, यानी कि ये परमिसिबल सेट नहीं है। ये वाला परमिसिबल सेट है। एन वैल्यू 3 है, एल वैल्यू 2 हो सकती है, एल वैल्यू 2 है तो m-2 हो सकता है, और ये माइनस ऑफ हो सकता है, यानी कि ये परमिसिबल सेट है। एन वैल्यू 4 है, एल वैल्यू 0 हो सकती है, ये भी 0 हो सकता है, यानी कि ये भी परमिसिबल सेट है। तो परमिसिबल सेट कौन नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। और कोई नहीं पढ़ रहा है क्या, खाली ऋषिका राजपूत का ही जवाब आता है हमेशा। आप लोग भी इंटरेक्ट कीजिए भाई, है ना, सभी लोग इंटरेक्ट कीजिए, तो मुझे भी लगे कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो और अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है कि इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। ठीक है, तो कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बोथ आर इक्वल। तो अगर दोनों चीजें इक्वल हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो भैया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 यूज करते हैं ना। अब कोई कहेगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, भाई मैंने बोल दिया है तुम लोगों की कैलकुलेशन के लिए हमको इक्वल टू लेके चलना होता है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको डेल्टा पी स्क्वायर लिख सकते हैं, डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4। तो यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h/4 हो जाएगा। और डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, m डेल्टा v। मास में तो कोई अनसर्टेनिटी होगी नहीं, वेलोसिटी में ही हो सकती है। ये हो जाएगा √h/4। डेल्टा v इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 1/m, और ये 4 का अंडर रूट तो बाहर 2 आ जाएगा h/π। ठीक है, तो 1/2m √h/π।
तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट दिख रहा है, सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लगे हाथ यहाँ एक और डिस्कशन मैं कर ही लेता हूँ, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ने की क्या ही ज़रूरत है। देखो अभी हमने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में बात की थी कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स के बराबर होता है, यानी कि ये चीज़ें ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होती हैं, है ना। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर ये डेल्टा ई क्या है, डेल्टा टी क्या है। टाइम में अनसर्टेनिटी है और ये काइनेटिक एनर्जी में अनसर्टेनिटी है, तो ये दोनों चीजें बराबर कैसे होती हैं, ठीक है। नहीं ऋषिका, ये डी नहीं है, ये मेरे ख्याल से सी आ रहा है, आप देख लो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बराबर कैसे हैं, तो मैंने बोला था डिस्कस रहा नहीं जा रहा मुझसे, डिस्कस कर लेता हूँ इसको अभी। तो देखो एक्चुअली आपका जो, अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, तो डेल्टा टी की बात करें, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स होगा। ओके, समझ आ रही बात। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं हाफ वी स्क्वायर बाई एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो डी आएगा या डेल्टा ई आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2p डेल्टा पी डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो ये डी यहाँ से तुम्हारा आ गया डेल्टा पी, अरे 2m है यार, सॉरी, पी बाई एम आ गया, ठीक है। पी, इसको ऐसे लिखो, पी डेल्टा पी बाई एम आ गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा वी डेल्टा पी, समझे, एम वी होता है ना। अब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दो, देखो तुम्हारा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा ई की वैल्यू रखो कितना हो गया, वी डेल्टा पी, और डेल्टा टी की वैल्यू रखो क्या हो गया, डेल्टा वी बाई, अरे सॉरी यार, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी होगा, डेल्टा एक्स बाई वी हो जाएगा। तो ये डेल्टा एक्स बाई वी कट कर दो, तो ये क्या आ गया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स आ गया ना। तो कभी भी अगर आपको चाहे इस फॉर्म में दिया हुआ हो चाहे इस फॉर्म में दिया हुआ हो, गलत मत करके आइएगा, बहुत लोग ये देख के डर जाएंगे क्योंकि ये शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा, ये भी और इस फॉर्म में भी आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिख सकते हो, और वेलोसिटी वाला सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ आया एक बार पूछ सकता है मुझसे। तो अभी वाली शीट में हमने इतना ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, करीब करीब 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी शाम को 8 बजे हम लोग PYQ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो प्लीज सभी लोग आप वहाँ रहिएगा, ठीक है। उसमें हम लोग पुराने जो क्वेश्चन है सन 90 से लेकर के 2008 तक के जितने क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, और ट्राई करेंगे इस चैप्टर का नीट वाला पूरा कंक्लूड करने का। और कल 3 बजे मैं आऊँगा एम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो कल हम इस चैप्टर को दोपहर के 3 बजे वाले क्लास में कंक्लूड कर देंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की प्रैक्टिस, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग को मैं 4 से 5 लेक्चर में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। केटीजी करेंगे, केटीजी केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम लोग केटीजी वाला चैप्टर ही करेंगे, तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे, तो उसी में सब हो जाएगा, ठीक है। सारा चैप्टर होगा सुरेश, हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर हम एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इस पूरी सीरीज को लेकर यही है कि आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन के साथ पहुंचाया जाए, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा बढ़िया से, मैं जो भी करिकुलम है उसको फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। और लास्ट बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ मेरे पढ़ा देने से आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे, केवल पढ़ाने के साथ साथ आपको खुद से भी मेहनत करनी है, और मैंने तरीका बता दिया है कि स्मार्टली स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हुआ कि यार ये जो टाइम फिक्स किया है मैंने कि भाई 3 से 4 और 8 से 9, तो आप वहाँ रहिए, और जैसे ही अब ये सीरीज खत्म हो रही है, जैसे आज का अभी वाला लेक्चर मैंने ये कंक्लूड कर दिया है, तो आप तुरंत टेलीग्राम पे जाइए, वहां मैं तुरंत इसको शेयर कर देता हूँ, वहां डाउनलोड कीजिए और एक बार इसको पूरा देखिए, ठीक है। क्लास के तुरंत बाद अगर तुम नोट्स को देखते हो तो वो तुम्हारा बहुत ज्यादा अमाउंट में दिमाग में एब्जॉर्ब होता है, जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है। तो बेटर यही रहेगा कि जैसे पढ़ाया गया तुरंत जाके वहां देख लो, तो तुमको दोबारा एग्जाम से पहले इस चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
इतना ही करके जाओगे तो दैट इज मोर देन एनफ, आप मोर देन 90% क्वेश्चंस करके आओगे। ठीक है, तो बस भाई सिंसियर रहो, सिंसियरली फॉलो करो। जो चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, जो चीजें नहीं आती हैं आप उसको बढ़िया से करिए। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस करा देने का। सर कल से पीरियोडिक स्टार्ट कर दीजिए। पीरियोडिक मैं सोच रहा हूँ यार, ये वाला पूरा करा के केमिकल बॉन्डिंग करा के तब अगर मैं पीरियोडिसिटी कराता हूँ तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो पीरियोडिसिटी मैं शुरू करा दिया और मैं बोल रहा हूँ यार थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ये होगी क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर इतना है, इसमें ये नहीं है, तो हो सकता है वो कुछ लोगों को ना समझ है। तो बेटर ये रहेगा कि केमिकल बॉन्डिंग हम पहले करा देते हैं, तो उससे आपको आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, फजान रूल वगैरह, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैं बोलूंगा ये पोलर है इस वजह से ऐसा हुआ, तो वो सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग एक बार मैं करा दूंगा, फिर इसके बाद पीरियोडिसिटी कराऊंगा तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं केमिकल बॉन्डिंग के बाद पीरियोडिसिटी कराऊंगा, तो परेशान मत होइए, कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, एक एक चैप्टर को कोने कोने से क्वेश्चन उठा के कराऊंगा मैं। ठीक है, इजी से इजी क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन, जो भी मुझे मिल जाए, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, बस आप एकदम बढ़िया से सिंसियर रहिए, जो चीजें कही जाती हैं उनको फॉलो कीजिए, और इन सब के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, पता चला तब तैयारी की है और एग्जामिनेशन हॉल में ही बीमार पड़ गए तो फायदा ही क्या। ठीक है, सब गिलास तोड़ा बढ़ाना वाला काम हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज मेरा ये कोड लगा के आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर करिए। ठीक है, और मैंने बोला था ना वो आप लोग जाके फीडबैक फॉर्म जो है उसको भर दीजिए, उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और अगर नहीं दी हुई है तो मैं अभी उसको अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। हाँ, और 2-3 दिन के बाद से मेरी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। आपको मेरा एक दूसरा डायमेंशन भी देखने को मिलेगा कि मैं पढ़ाता भी कैसा हूँ। अभी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, ठीक है, तो इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में मिलते हैं शाम को 8 बजे, और प्लीज़ सभी लोग रहा कीजिए क्लास में। ठीक है, इस टाइम बहुत लोग दिखते हैं, शाम के टाइम नहीं दिखते हैं। ठीक है, रहिए आप लोग, मुझे ही मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है बच्चे आते हैं करके पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग आइए क्लास में, सब लोग अटेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 बजे PYQ 2 के साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तब तक आप सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से कर लीजिए, वो वाला हम लोग और फास्ट निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं कितनी जल्दी उसको खत्म कर लेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF को डाउनलोड कीजिए। कि दिल